everyone, welcome back to Chemistry Tactics. As you know, we have started physical spectroscopy और उसमें हमने सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट किया हुआ था। उसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक कर लेना। हमने रिजिड रोटेटर के लिए देख लिया था, हमने उसकी एनर्जी क्या होती है, जेमैक्स की वैल्यूज क्या होती हैं, वो सब चीज़ें हमने देख ली थी, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। आज हम करने वाले हैं नॉन रिजिड रोटेटर। ओके, सो रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर नॉन रिजिड। अभी तक हमने रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में सब कुछ देखा था। अब हम रोटेशनल एनर्जी लेवल देख रहे हैं फॉर नॉन रिजिड रोटेटर। और नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखो, अब यहाँ पर जो रिजिड हमारी टर्म थी उसका मतलब था कि बॉन्ड फिक्स है, एक जगह फिक्स है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, वाइब्रेशंस नहीं हो रहे हैं। नॉन रिजिड का मतलब होता है कि बॉन्ड वाइब्रेट कर रहे होंगे, वाइब्रेशन वहां पर हो रही होगी, बॉन्ड वाइब्रेट्स। ओके, रिजिड में बिल्कुल रिजिड फिक्स है बॉन्ड, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। वैसे आइडियल कंडीशन है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बॉन्ड कुछ ना कुछ वाइब्रेशन तो होती है। ठीक है, रिजिड बॉन्ड का होना पॉसिबल नहीं है, बट हम मान लेते हैं कि रिजिड है। अब हम नॉन रिजिड के केस में देख रहे हैं कि जो बॉन्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, बॉन्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, रोटेशन हो रही है। तो रोटेशन करने से, बॉन्ड वाइब्रेशन से, उन सब से क्या हो रहा है नॉन रिजिड के केस में, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर आ रही है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी चीज रोटेट करती है तो वहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा, बॉन्ड वाइब्रेट करेगा, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी, वो स्ट्रेच होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर इंक्रीज होगी, तो इससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। क्योंकि जो बॉन्ड फिक्स ही नहीं है, जो वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा है, राइट। तो जैसे जैसे वाइब्रेशन हुए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ी, तो उससे बॉन्ड लेंथ जो है ज्यादा हो गई। पहले जो बॉन्ड लेंथ इतनी थी वो अब उससे ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला हमने देखा था, म्यू आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। म्यू रिड्यूस्ड मास है। अब मास का तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ बॉन्ड लेंथ का काम है, यानी आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होगा, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर के, तो अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, दैट मीन्स इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। और एक रिलेशन हमने देखा था कि बी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, बिकॉज बी की वैल्यू क्या होती है, बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये वैल्यू होती है। डायरेक्टली ये देख रहे हो तो ये समझ में नहीं आएगा कहाँ से आया था। लास्ट क्लासेस जो कराई है उनमें सब कुछ बताया कि बी क्या होता है, क्या वैल्यूज कैसे आती है। ये पर सेंटीमीटर के केस में यहाँ पर वैल्यू आई हुई है, जूल के केस में क्या होती है वो सब उसमें ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो बी की वैल्यू होती है ये वाली। तो यहाँ पर आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, तो आई बढ़ने से बी की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, जो ये रोटेशनल कांस्टेंट है बी डिक्रीज करेगा, बी डिक्रीजेस। अब रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज होने से क्या होगा, लास्ट क्लास में भी देखा था, ऐसा होने से जो ये लेवल्स थे, पहले जो ये लेवल्स थे, अब वो थोड़े से डिक्रीज हो जाएंगे। ये वाला लेवल यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरीके से जो रोटेशनल लेवल्स है ना वो डिक्रीज हो जाएंगे, एंड ये जो रोटेशनल लेवल्स हैं कम क्लोजर, रोटेशनल लेवल्स कम क्लोजर। ओके, तो ये होता है हमारा नॉन रिजिड रोटेटर के केस में। बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है वाइब्रेशन की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इंक्रीज होने से, उसकी वजह से आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा इंक्रीज होता है, बी डिक्रीज होने लगता है, यानी कि जो हमारे रोटेशनल लेवल्स हैं वो आसपास अपने पास आ जाते हैं। ठीक है,
तो अब रोटेशनल लेवल्स पास पास तो आ गए हैं, अब उनकी एनर्जी में भी कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि पहले जो एनर्जी थी वो हमने अभी निकाली, लास्ट क्लासेस में हमने देखी थी कि E की वैल्यू क्या आती है। देखो E इज इक्वल टू होता है BJ J+1, ये वाली वैल्यू हमने देखी थी। B की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी। तो जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स थे रिजिड के केस में वो ये होते हैं कि एनर्जी जो आती है हमारी वो ये आती है, लेकिन नॉन रिजिड के केस में अब क्या हुआ है देखो, क्योंकि पास पास आ चुके हैं लेवल्स, तो यानी कुछ डिक्रीज हुआ होगा, तो एनर्जी भी तो डिक्रीज हुई होगी ना। तो इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी हमारी है ये वाली, इसमें से कुछ डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो अब जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला अब यहाँ पर लिखते हैं। नॉन रिजिड के केस में जो हमारी रोटेशनल एनर्जी होती है वो आती है ये -DJ² J+1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली वैल्यू आती है एनर्जी की, और ये किसमें है, जूल पर सेंटीमीटर में। अगर फाइंड आउट करनी होगी तो डिवाइड बाय HC, ओके। तो ये आई है हमारी इसकी एनर्जी, क्योंकि कुछ ना कुछ टर्म डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर ये नई टर्म आई है D, बाकी तो सब पता है क्या है, लेकिन D नई टर्म आई है, वेयर D इज सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, where D is centrifugal distortion constant, जिसकी वैल्यू होती है 4b³ डिवाइड बाय ओमेगा बार स्क्वायर। ओमेगा कह लो या इसको हम म्यू बार ये भी लिख सकते हैं। ये क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, राइट। B की वैल्यू पता ही है क्या होती है, ये वाली टर्म। तो अगर हम B की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो एक फॉर्मूला होता है 1/2π√K/μ, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर हम इस वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू पुट कर दें और B की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा। फिलहाल हम B नहीं करते हैं, ओमेगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। D इज इक्वल टू 4b³ ओमेगा बार स्क्वायर, इस वाली पूरी टर्म का जो है स्क्वायर किया गया है 1/2π√K/μ होल स्क्वायर। अब क्योंकि डिवाइड वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो क्या बनेगा यहाँ पे, D इज इक्वल टू 4b³ डिवाइड बाय K, अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो सिर्फ K आ जाएगा यहाँ पर, K, और ये वाली टर्म का स्क्वायर ऊपर जाएगा 4π² μ डिवाइड बाय K, ठीक है। ये रहेगा 4 × 4 4b³ π² μ डिवाइड बाय K, ये आया है D, ठीक है। 16b³ π² μ बाय K, ओके। तो ये चीज हो गई हमारी रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर नॉन रिजिड रोटेटर, ठीक है। एनर्जी में से ये चीज माइनस की है, बाकी चीजें सेम है, इसमें सिलेक्शन रूल सेम है। बाकी आप अगर J की वैल्यू 0, 1 कुछ भी पुट करोगे तो उसकी अकॉर्डिंग इसकी आंसर आ जाएगा। अब ये जो टर्म होती है ना -dJ² जो यहाँ पे हमने किया था, तो ये जो D होता है ना वो बहुत ही लेस होता है B से, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻³ पर सेंटीमीटर के आसपास होती है, जबकि B की वैल्यू
10 पर सेंटीमीटर के आसपास, राइट। तो इनका जो वैल्यू होती है बहुत ही लेस होती है। दैट्स वाई हम ये वाली टर्म अगर नेग्लेक्ट कर दें तो फिर हमारा सेम वही E इज इक्वल टू बीजे J+1 ही आएगा, ठीक है। ये चीज वही आएगी अगर हम इस D को नेग्लेक्ट कर दें। तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला था नॉन रिजिड रोटेटर में। बाकी ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, रोटेशनल वाला। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अभी तक हमने किया है, उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो नेट जो 2012 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इसको ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल AB the energy for the rotational transition from J equal to 0 to 1 state, ओके। जो हमारे लेवल्स हैं उसमें जो J0 वाली स्टेट है हमारी, J equal to 0, J equal to 1, J equal to 2, 3, तो यहाँ पर जो ये वाले लेवल हैं J0 से J1 तक इस स्टेट के लिए, यहाँ पर जो एनर्जी की वैल्यू है वो 3.9 पर सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। जो EJ है वो हमें 3.9 पर सेंटीमीटर गिवन है। एनर्जी फॉर द रोटेशनल ट्रांजिशन फ्रॉम J इक्वल टू 3 टू J4, 3 से 4 वाली हमें जो स्टेट है उस ये वाली, इसके लिए हमें बतानी है कि एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को देखते हैं, ठीक है। तो J इक्वल टू 0 टू J इक्वल टू 1 स्टेट के लिए J0 से J1 वाली स्टेट है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, और क्योंकि दोनों का डिफरेंस है तो ये इनका सेपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा EJ इसकी वैल्यू दी है 3.9 पर सेंटीमीटर। अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 2BJ+1, इस वाले सेपरेशन का 2BJ+1, वेयर J इज द लोअर वैल्यू, जो ये J है हम लोअर वैल्यू लेते हैं, लोअर वैल्यू क्या है 0, तो डेल्टा EJ इज इक्वल टू 2B, 0 पुट करोगे 0 + 1 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई करके 2B आएगा, ठीक है। ये चीज आ गई। इसकी जगह ये पुट कर दो 3.9 2B, तो यहां से जो B की वैल्यू आई है 3.9/2 इतने पर सेंटीमीटर वैल्यू आई है, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ B की वैल्यू आई है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन फ्रॉम J इक्वल टू 3 to 4, इस बार जो ये डेल्टा EJ हमें लेना है वो 3 to 4 दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा EJ इज इक्वल टू 2BJ+1, J लोअर वैल्यू होती है, लोअर वैल्यू कौन सी 3, तो इस बार यहाँ पर 2B 3 + 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू डेल्टा EJ, ठीक है। ओके, तो 2B इंटू 4, 3 + 1 4, 2 इंटू 4B, या B की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। देखो यहां से ना हम सिर्फ डायरेक्ट 2B को भी निकाल सकते थे, अगर B ना निकाल के डायरेक्ट 2B लिख लें तो भी हो जाएगा, तो हम 2B 3.9 लिख देंगे इंटू 4 15.6, ये वाली वैल्यू आएगी पर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी, ठीक है। इस तरीके से करना होता है। तो सिंपल आपको ध्यान देना है कि क्या चीज हमें गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करनी है, और थोड़े से ऑप्शंस देखने हैं और आंसर निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्टली आप पुट करते हो। इसको आप अगर ऐसे करना चाहते, डेल्टा EJ इज इक्वल टू E1 माइनस E0, इस स्टेट को अगर करते आप, ठीक है, तो भी आप इसको फॉर्मूले को कर सकते थे। क्या होता है BJ इज इक्वल टू क्या होता है BJ J+1, तो यहां पर वैल्यू सारी 1 वाली आनी थी, BJ0 J0+1। अगर आप इसको ऐसे करते थोड़ा लेंथी हो जाता, बाकी आंसर तो इससे भी आ जाता। तो B की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। J की वैल्यू क्या है 1, तो 1 और 1 + 1 माइनस B, यहाँ पर क्या वैल्यू है J की 0, तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो गई। यहाँ पर फिर भी क्या आया 2B,
2b इज इक्वल टू 3.9। तो बात तो वही हुई है, लेकिन क्यों इसको माइनस माइनस करना और क्यों इतना बड़ा करना। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लर्न रखो, 2bj+1 और j की जगह लोअर वैल्यू रख के आंसर निकालो। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गेट 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है स्पेसिंग बिटवीन द रोटेशनल लाइंस ऑफ HF इज 40 पर सेंटीमीटर। द कोरस्पॉन्डिंग स्पेसिंग बिटवीन द रोटेशनल लाइंस इन DF इज, सिर्फ डिफरेंस है H और D का, ठीक है। तो H और D का सिर्फ डिफरेंस है और दिया क्या है हमें स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब होता है जो 2b की वैल्यू है वो हमें गिवन है, और किसके लिए, HF के लिए, ठीक है। दूसरे वाले के लिए स्पेसिंग निकालनी है DF के लिए, ठीक है। स्पेसिंग मतलब जो गैप होता है बीच का ना, जो हमारा ये वाला लेवल था, इसमें हमने देखा था कि ये j=0 है, ये j=1 है। तो अगर इस 1 2 को आप देखते हो 2bj+1 j की लोअर वैल्यू डाल के तो 2b आएगा। तो मतलब जो स्पेसिंग आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, 2b, ठीक है। लेवल्स बनाए थे ना हमने 2b 6b 20b इस तरीके से आए थे, फिर हमने उनको देखा था कि उनकी जो स्पेसिंग आ रही है वो 2b आ रही है, सब में कॉमन आ रही थी। तो ये वाला ओके, तो 2b की वैल्यू 40 पर सेंटीमीटर हमें गिवन है। b की वैल्यू क्या होती है, h²/8π²i, यही होती है। तो अगर हम b फॉर HF मान लें, अगर हम मान लें कि जो b है वो HF के लिए इतना है, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या h की वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल नहीं। क्या पाई चेंज हो जाएगा, वो तो जो वैल्यू है वही रहती है, h 8π ये तो सेम रहेगा, सिर्फ i की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। कैसे, i इज इक्वल टू क्या होता है, μr², ठीक है। तो इसको हम पूरा अगर μr² लिखते हैं, μr², तो म्यू की वैल्यू क्या होती है हमारी, म्यू क्या होता है m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो सिर्फ यही तो चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक हमने लिया है HF, तो अगर हम म्यू HF के लिए ले रहे हैं, म्यू किसके लिए है, HF के लिए, तो H की वैल्यू m1 क्या है हमारा, H यानी 1, H का हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो m1 जो है उसको हम H मान लेते हैं। चलो यहाँ पे ना H कर लो और यहाँ पर F कर लो, MH, और ये मास है F का, ठीक है। तो यहाँ पर जो MH की वैल्यू है वो तो 1 है, और फ्लोरीन का मास कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू जो है हमारी MH और MF की वैल्यू 19 है। तो D वाले में क्या डिफरेंस आएगा, अगर हम MD लेते हैं तो वो 2 लेना पड़ेगा हमें, और MF 19, तो यहाँ पर आगे ना डिफरेंस देखो 1 और यहाँ पर 2, तो इसका मतलब जो ये म्यू की वैल्यू है वो चेंज करेगी, बाकी चीजें तो सेम रहने वाली है। जो डिस्टेंस है दोनों के बीच वो भी सेम ही रहेगी, क्योंकि उसका भी कोई इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। HF और DF अगर ये रिजिड है दोनों, ठीक है, हम ना अपने आप ही इसको मान रहे हैं कि रिजिड ही है, ठीक है, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि अगर नॉन रिजिड लिख के देंगे तो ही उसको नॉन रिजिड मानोगे, नहीं तो रिजिड ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो HF और DF अगर रिजिड है तो उनकी बोन लेंथ तो सेम रहने वाली है, वो तो कोई चेंज होगा ही नहीं उसमें, तो R की वैल्यू भी सेम रहेगी, तो सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस होगा। तो इसी तरीके से अगर आप BDF निकालोगे तो क्या आएगा, h² डिवाइड बाई 8π² μDF R²। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने से क्या होगा, h² 8π² μHF R²। ये वाली टर्म जब इसके नीचे आएगी तो ये अपोजिट हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगी, तो 8π² μDF R² डिवाइड बाय h², ठीक है। ये चीज अगर इसके डिवाइड में जाती है तो ये ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो यहाँ से h² कैंसिल, 8π² कैंसिल, R² कैंसिल, तो बचा क्या है हमारे पास, BHF डिवाइड बाय BDF इज इक्वल टू μDF डिवाइड बाय μHF। सिर्फ ये डिफरेंस आया है, ठीक है। तो अब ये एक तरीके से हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो हमारे पास BHF की वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसका 2B की वैल्यू गिवन है, हमें BDF निकालना है। म्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें इनके मास पता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम कैसे करते हैं, म्यू DF ही निकाल लेते हैं। म्यू DF क्या आएगा, DF देखो मास ऑफ D मास ऑफ F डिवाइड बाय मास ऑफ D प्लस मास ऑफ F। तो यहाँ पर 2 इंटू 19 डिवाइड बाय 2 प्लस 19 38 डिवाइड बाय 21, ठीक है, ये तो आया इसका। अगर HF के लिए निकाले तो क्या आएगा, 1 इंटू 19 डिवाइड बाय 1 प्लस 19 यानी 19 बाय 20, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये है ना BHF डिवाइड बाय BDF इज इक्वल टू म्यू DF क्या है 38 बाय 21 डिवाइड बाय म्यू HF 19 बाय 20। यहाँ पर फिर वही चीज होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा 38 बाय 21 इंटू 20 बाय 90 40 डिवाइड बाय 21। ये चीज आई है किसके इक्वल, BHF डिवाइड बाय BDF, ये चीज आई है अभी हमारे पास। अभी क्योंकि ये जो B है हमारा ये HF के केस में दिया है तो BHF यहाँ से क्या आ जाएगा 20 पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये 2 यहाँ पर डिवाइड में जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो हमें BHF की जगह 20 पर सेंटीमीटर यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम BHF की वैल्यू पुट करेंगे 20 डिवाइड बाय BDF इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 21। इसको थोड़ा और सही लिख देते हैं। BDF को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, BDF इज इक्वल टू 20 इंटू 21 डिवाइड बाय 40। ये चीज इधर जाएगी, ये इसके डिवाइड में आएगी, BDF उधर गया, तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया। ये इससे कैंसिल 21 डिवाइड बाय 2, ये आई है BDF की वैल्यू, ठीक है। तो जैसे इसकी स्पेसिंग थी ऐसे इसकी भी स्पेसिंग है, तो यानी ये हमें 2BDF फाइंड आउट करना है। तो 21 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 21 पर सेंटीमीटर। 21 आएगा, तो यहाँ ऑप्शन में शायद 21 था, तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 21 पर सेंटीमीटर। या ऑप्शन में अगर 20 भी हुआ तो भी ये 21 20 दोनों अप्रोक्स हैं, तो हम इसमें आंसर यही लगाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो स्पेसिंग की बात जब भी करेंगे तो स्पेसिंग में हम b की वैल्यू नहीं ले रहे हैं, सिर्फ b को नहीं ले रहे हैं। b क्या होता है हमारा रोटेशनल कांस्टेंट, वो रोटेशनल कांस्टेंट होता है, जबकि स्पेसिंग क्या होती है जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2b जो होती है वो स्पेसिंग होती है, ठीक है, जो बीच का गैप है। तो स्पेसिंग 2b की वैल्यू दी हुई है ये, ठीक है, और दोबारा भी हमें स्पेसिंग निकालनी है, तो यानी हमें 2BDF की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला बनाया और ये आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिसंबर 2017 नेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारा रिलेटेड है सिमेट्रिक टॉप और स्फेरिकल टॉप, जो सबसे स्टार्टिंग में बताए थे किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, उनके टाइप थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पेयर दैट कंटेन्स अ स्फेरिकल टॉप एंड अ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग इज। इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक टॉप क्या होते हैं और स्फेरिकल टॉप क्या होते हैं। देखो स्फेरिकल टॉप तो हमने माने थे जो हमारे टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल टाइप के होते हैं, उनको मानते हैं। तो यानी किसी ना किसी में जरूर यहाँ पे कोई एक टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो इसमें आपको दिख रहा है CH4, ये तीनों में है, यानी कि ये हमारा टेट्राहेड्रल तो है, इसमें नहीं है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही हट गया, ये तो हम पहले यहाँ से हटा देंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन है, अब इन 3 में से देखना है। दूसरी चीज है सिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स हमने 2 टाइप के देखे थे,
कौन कौन से देखे थे, एक तो प्रोलेट और एक ऑब्लेट, और इसको याद करने की ट्रिक भी देखी थी हमने कल, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि प्रोलेट कौन से वाले होते हैं, जो हमारे CNV पॉइंट ग्रुप के होते हैं, और ऑब्लेट होते हैं जो हमारे DNH पॉइंट ग्रुप के होते हैं, ठीक है। तो यानी कि C2V को छोड़ के जो C3V टाइप के होंगे, C2V या D2H नहीं होने चाहिए, तो ये C3V या फिर D3H इस टाइप के होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको कोई दिख रहा है जिसमें C3V पॉइंट ग्रुप हो, कोई ऐसा देख रहे हो आप, देखो यहाँ पर तो CH4 है और यहाँ पर ये भी सेम ऐसा सही है कि ये यहाँ पे H की जगह बस CH3 लगा दिया है, तो ये भी टेट्राहेड्रल, यानी ये तो दोनों ही टेट्राहेड्रल हो गए, तो इसको भी आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से। हमें तो एक सिमेट्रिक टॉप चाहिए था। अब ऑप्शन बचे हमारे A और C। अब देखो ये जो CH2Cl2 है, ये तो हमारा C3V पॉइंट ग्रुप नहीं है, यानी ये तो हमारा सिमेट्रिक टॉप में नहीं आता है, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी हटा, बचा क्या, सिर्फ ये, क्योंकि यहाँ पर जो CH3Cl होता है इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि ये जो होता है हमारा इस टाइप का, तो ये हमारा C3V पॉइंट ग्रुप वाला होता है और ये सिमेट्रिक टॉप होता है, तो इसी वाले ऑप्शन में एक सिमेट्रिक टॉप और एक स्फेरिकल टॉप प्रेजेंट है, तो इसलिए आंसर इज C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग इज। देखो सिमेट्रिक टॉप होना चाहिए, यानी प्रोलेट या ऑब्लेट में से कोई एक होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये तो इथाइलिन है, इथाइलिन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये तो पहली गलत। देखो यहाँ पर ना आंसर इसका एलीन है, एलीन सिस्टम जो होते हैं वो हमारे सिमेट्रिक टॉप होते हैं। देखो ये एक्सेप्शनल केस है, एक सिमेट्रिक टॉप में वैसे तो प्रोलेट ऑब्लेट होते हैं दोनों, CNV या DNH पॉइंट ग्रुप, लेकिन सिंपल अगर C2 पॉइंट ग्रुप भी है, C2V वैसे होते नहीं है, लेकिन एलीन सिस्टम जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है। अगर हमारा ये C2 एक्सिस इसमें प्रेजेंट होती है, एक इसमें S4 सिमेट्री भी होती है, ठीक है, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो C2 है, तो इसमें एलीन जो है वो प्रोलेट है, इसलिए इसका आंसर जो है आएगा एलीन आएगा। कैसे बनाते हैं एलीन सिस्टम, होता कैसे है, इसको यहाँ पे बनाते हैं। एलीन सिस्टम में क्या होता है, दो डबल बॉन्ड एक साथ होते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, दो डबल बॉन्ड एक साथ होते हैं, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं, एक H आगे की साइड, एक H पीछे की साइड होता है, ठीक है। तो जब आप यहां से देखते हो तो ये C2 एक्सिस इसमें से प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहां से आप इसमें कोई एक्सिस नहीं डाल सकते हो, सामने से नहीं डाल सकते हो, क्योंकि H की पोजीशन ही डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो सिमेट्री होती है ना वो एक इस तरफ से जाती है एक्सिस, तो ये जब आप इस तरीके से इसको रोटेट करते हो तब वहां से C2 एक्सिस आती है इसमें, और S4। तो जो एलीन सिस्टम होता है हमारा ये वाला, ये हमारा सिमेट्रिक टॉप होता है, प्रोलेट होता है, ठीक है। इसको खास ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज की क्लास में हमने ये 4 क्वेश्चंस देखे, पूरा हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के देख लिए सारे फॉर्मूले, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करने वाले हैं, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके कुछ क्वेश्चन, देन कंबाइन हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सबसे लास्ट में तीनों से रिलेटेड। ओके, सो आज के लिए इतना ही, कीप लर्निंग।